मैं आज आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊंगी। ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन में एक नॉर्मल टाइप का कैंसर होता है और ये इसमें एक प्रकार की गांठ होती है। इसे गांठ या लिम्फ या ट्यूमर भी कह सकते हैं। और ये 80% मामलों में ये गांठ कैंसर की नहीं होती। हाँ, लेकिन 20% मामलों में ये कैंसर की गांठें हो सकती है। ज़्यादातर ये एल्डरली एज में कैंसर हमको देखने को मिलता है। और गांठें जो होती है इसमें जैसे कि जो यंगर एज में होती है, जैसे कि 20-25 की एज में जो गांठ होती है उसे हम फाइब्रोरी नुमा कहते हैं। फाइब्रोरेनुमा ये एक प्रकार की जैसे गांठ होती है। इसको हम सर्जरी के द्वारा, इसमें पेन होता है और हम इसको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर सकते हैं या फिर मेडिसिन के थ्रू भी ये डिसॉल्व हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं जैसे कि एज जैसे 35 एज के बाद में भी कुछ छोटी छोटी सिस्ट टाइप के कुछ ऐसे गांठ दिखाई देते हैं। इसमें भी कैंसर के चांस बहुत कम होते हैं। कभी इसमें हम जैसे कि फाइन नीडल एस्पिरेशन के द्वारा हम इसको टेस्ट करके डायग्नोसिस इसको कर सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर की गांठें हों। और एक प्रकार की गांठ होती है जैसे कि एब्सेस। मेनली ये जब जो फीडिंग कराने वाली महिलाएं होती हैं, मिल्क फीडिंग जो छोटे बच्चों को कराती है, बेबी को, तो उसमें उन महिलाओं में इस प्रकार की गांठें पाई जाती है। इस प्रकार की गांठ में क्या होता है, पस भरा हुआ होता है। एब्सेस मतलब पस भर जाता है इसमें। और इसमें जो गांठ के ऊपर की जो स्किन होती है वो शाइनिंग होती है, रेडनेस इसमें थोड़ा सा दिखाई देता है, चमकीली होती और मतलब हार्ड होती है। ऊपर से चिकनी सी स्किन उसकी दिखाई देती है ऊपर से। और इसमें पेन होता है। इस प्रकार के गांठ में पेन होता है। और अगर यह गांठ छोटी होती है तो इसको एंटीबायोटिक्स दे करके ठीक किया जा सकता है, या फिर यदि गांठ बड़ी है तो इसको नीडल के द्वारा एस्पिरेट करके इसके पास को बाहर निकाल करके एंटीबायोटिक दे करके इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसमें एल्डरली एज में हम देखते हैं कि कुछ अलग प्रकार की गांठ होती है जिसमें कि पेन नहीं होता है। अभी हमने देखा ये जितनी प्रकार की गांठ इसमें पेन होता है, लेकिन अभी एक प्रकार की जो गांठ होती है जो कैंसर नुमा सिस्ट होता है उसमें पेन नहीं होता है। और यह जो होता है, इस प्रकार की अगर गांठ होती है तो यह कैंसर की हो सकती है। और इसको हम सोनोग्राफी MRI करके इसका पता करते हैं। और अगर ये कैंसर की गांठ होती है तो ये इसमें कुछ ऐसे भी इस प्रकार की गांठ जैसे कि जो लिम्फ नोड के द्वारा ये पूरे बॉडी में स्पिरिट कर जाती है। और जैसे कि बोन में, ब्रेन में, फेफड़ों में या लीवर में इस प्रकार की गांठ से कैंसर फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके जो कैंसर की गांठ होती है उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर इसमें जैसे क्रोमोसोम्स नंबर 17 पर हम BRCA का जो जीन्स पाया जाता है उसमें ये एक प्रकार का इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं। और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो फिर होने के चांसेस के बढ़ जाते हैं। अर्ली मिनार्ज में जैसे बिफोर 12 ईयर के पहले ही अगर उसको पीरियड आने स्टार्ट हो जाते हैं बेबी को, मतलब बिफोर 12 साल के पहले अगर पीरियड आना स्टार्ट हो जाते हैं तो इस कंडीशन में भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट मेनोपास मीन्स जैसे कि आफ्टर 55 ईयर्स की एज होने के बाद भी वुमेन को बाद उसको मेनोपास हो रहा है, मतलब लेट मेनोपास हो रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी ये होने के चांसेस रहते हैं। और हिस्ट्री ओवेरियन कैंसर की यदि उसको हिस्ट्री है, पहले से है ओवेरियन कैंसर अगर हो चुका है तो फिर भी इसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और जैसे कि फर्स्ट बेबी आफ्टर 30 ईयर्स के बाद में हुआ है, फर्स्ट बेबी उसने जो कंसीव किया है वो 30 ईयर्स के बाद यदि कंसीव किया है तो भी मेनली जो है ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नल्ली पेरिटी यदि तो भी उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि ऑन द चेस्ट हाई डोज रेडिएशन, मतलब चेस्ट के ऊपर यदि हाई डोज का रेडिएशन किसी कारण से ले चुकी है महिला तो भी उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क होता है। और उसके अलावा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यदि है तो भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो हमने देखे रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर होने के। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स में जैसे कि ब्रेस्ट के अपर आउटर क्वाड्रेंट में या निप्पल के नीचे एक मास महसूस होता है, और ये जो मास होता है ये क्या होता है, पेनलेस होता है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो निप्पल रिट्रिक्शन या फिर उसमें जो एलिवेशन होता है, ठीक है, जो निप्पल है उसमें एक रिट्रिक्शन या एलिवेशन होगा। और उसके अलावा हम देखेंगे कि जो निप्पल है उसमें ब्लड या फिर क्लियर सिक्रेशन आ सकता है। इसके अलावा स्किन ओडिमा होगी, क्रस्टिंग ऑफ द निप्पल होगा, और एक्सिलरी लिम्फ नोड लिम्फेनोपैथी इसमें दिखाई देगी। अब हम देखते हैं कि ये जो साइन एंड सिम्टम्स, जो क्लिनिकल फीचर्स ये देखने को मिलेंगे, और महिला में बोन या लंग्स मेस्टाइटिस के भी लक्षण इसमें उपस्थित हो सकते हैं। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक मेथड में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में महिला जो होती है वो स्वयं ही किसी ब्रेस्ट में होने वाले चेंजेस का पता लगाती है। इसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSA कहते हैं। इसके बाद सेकेंड है जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय इन्फेक्शन एंड पाल्पेशन। ठीक है। इसके अलावा थर्ड है जैसे मेमोग्राफी, और फोर्थ है सोनोग्राफी के बाद फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी करके इसका पता करते हैं, और MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज करके भी इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है। अभी हमने देखा जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSA, इसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में शीशे के सामने खड़े होकर के महिला और चेक कर सकती है। सेकंड लेटी हुई अवस्था में, और थर्ड है इन शावर के नीचे भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है। तो शीशे के सामने खड़े होकर के जैसे अगर चेक करना है तो महिला शीशे के सामने सीधी खड़ी हो जाती है। उसके बाद अपने दोनों आर्म्स को साइड में ले जाकर, जो अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जा करके, फिर पाम को अपने हिप के ऊपर रख करके, और स्तनों के आकार में परिवर्तन या डिम्पलिंग या निप्पल में होने वाले परिवर्तनों को वह नोट कर सकती है। इसके अलावा लेटी हुई अवस्था में जैसे दाएं ब्रेस्ट को चेक करना है तो महिला अपने दाएं स्तन के नीचे एक तकिया लगा लेती है, और अब बाएं हाथ की जो मध्य 3 फिंगर्स होते हैं उसके द्वारा निप्पल को रबिंग या फिर सर्कुलर मूवमेंट करते हुए संपूर्ण जो राइट वाला ब्रेस्ट होता है उसको एग्जामिन करती है। और इसमें यदि कोई लंप या फिर किसी प्रकार की गांठ की उपस्थिति दिखाई देती है तो फिर उसे नोट कर लेती है। ऐसे ही सेम लेफ्ट ब्रेस्ट का भी एग्जामिनेशन करती है। इन शावर के नीचे भी वो अपने सर्कुलर मूवमेंट करके और रबिंग करके गांठ का पता लगा सकती है। इसके बाद हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका मेनली जो ट्रीटमेंट है उसमें है सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी। ठीक है। तो ये जो सर्जरी होती है, फर्स्ट है जैसे सर्जरी में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइप का है उसमें जो
लिम्पेक्टोमी करते हैं। लिम्पेक्टोमी में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो कैंसरस मांस तथा कुछ सामान्य ऊतकों को सर्जरी के द्वारा इसमें हटा दिया जाता है। ठीक है। अब सेकेंड प्रकार का जो होता है कॉन्ड्रेक्टोमी। कॉन्ड्रेक्टोमी में क्या होता है, इस प्रकार की सर्जरी में दोनों जो ब्रेस्ट होते हैं जिसमें कॉन्ड्रेंट के ट्यूमर स्थित होते हैं उसे हटा दिया जाता है, और इसके साथ ही ट्यूमर के आसपास स्थित कुछ सामान्य ऊतकों को भी मतलब उसमें से हटा दिया जाता है। अब थर्ड प्रकार का है सिंपल मैस्टेक्टोमी। जो थर्ड प्रकार का है वो सिंपल मैस्टेक्टोमी है। सिंपल मैस्टेक्टोमी में क्या करते हैं कि जैसे इसके अंतर्गत जो सर्जिकल प्रोसेस होती है उसमें जो ब्रेस्ट टिश्यू तथा निप्पल को हटा दिया जाता है और एक्सिलरी लिम्फ नोड को नहीं हटाया जाता इसमें। ठीक है। और फोर्थ प्रकार का है स्टैंडर्ड रेडियल मैस्टेक्टोमी। स्टैंडर्ड रेडियल मैस्टेक्टोमी में इसके अंतर्गत हम ब्रेस्ट और लाइनिंग, स्किन, पेक्टोरल मसल्स तथा एक्सिलरी लिम्फ नोड को हटा दिया जाता है। और फोर्थ प्रकार का मॉडिफाइड रेडियल मैस्टेक्टोमी। मॉडिफाइड रेडियल मैस्टेक्टोमी में इसमें सबसे ज़्यादा दी जाने वाली मैस्टेक्टोमी होती है, और इसके अंतर्गत ब्रेस्ट, लिम्फ नोड तथा और लाइनिंग स्किन को हटा दिया जाता है और इसे मांसपेशियां इंटेक रखी जाती है। तो इस प्रकार की ये 4 टाइप्स की सर्जरी होती है ब्रेस्ट कैंसर में। ठीक है। अब सर्जरी के बाद कुछ नर्सिंग केयर भी करना होता है, जैसे कि उसके जो जनरल कंडीशन को असेस करना होता है। जनरल हेल्थ स्टेटस पेशेंट के देखना चाहिए हमें, मरीज कूल है, उसकी कंफर्टेबल पोजीशन है कि नहीं कंफर्टेबल। पेशेंट को कंफर्टेबल सेमी फाउलर्स पोजीशन में ही रखना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा बेड सोर से रोकने के लिए पेशेंट को पता है आपको कि बिना सलवटे वाला बिस्तर उसको देना चाहिए, और हर 2-4 घंटे में उसकी पोजीशन को चेंज करते रहना चाहिए। डीप ब्रीथिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए पेशेंट को। इंट्रावीनस फ्लूइड देना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनाए रखने के लिए। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो भी अगर पोस्ट ऑपरेटिव कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसको हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। और जिस भाग में, जिस साइड में मतलब राइट या लेफ़्ट साइड, यदि राइट साइड में ब्रेस्ट कैंसर है तो जो राइट साइड वाला हैंड होता है उसमें आईवी या आईएम इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा उसके बीपी, ब्लड सैंपल आदि लेने के लिए भी जो वेनी पंचर होता है वो उसे अवॉइड करना चाहिए। और उसके जो फैमिली में के लोग हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद ये नर्सिंग केयर के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रेडियोथेरेपी होती है। ठीक है। अब आते हैं हम रेडियोथेरेपी पे। सर्जरी के बाद फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में रेडियोथेरेपी दी जाती है। फर्स्ट या सेकेंड स्टेज के ट्रीटमेंट में जैसे लिम्फेक्टोमी या कॉन्ड्रेक्टोमी के पश्चात रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर मैस्टेक्टोमी के बाद पॉजिटिव मार्जिन की उपस्थिति या स्थानीय नियंत्रण हेतु चेस्ट वॉल में इरिटेट किया जाता है तो फिर इसका उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे जब महिला स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, जैसे कि हार्ट डिजीज़ या कि उसको प्रॉब्लम है महिला को, तो फिर सर्जरी करना असंभव होता है। इस कंडीशन में भी रेडियोथेरेपी दी जाती है। और इसके अलावा अब देखते हैं हम कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर के मैनेजमेंट में कीमोथेरेपी का एक बहुत ही अच्छा उपयोग है। इसमें हम देखते हैं कि जो कैंसर होता है, कैंसर के उपचार के लिए जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स है वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन में इसको उपयोग में लाया जाता है, जैसे है साइक्लोफॉस्फेमाइड, इसके साथ डॉक्सोरुबिसिन दिया जाता है। ठीक है। इसके साथ में डॉक्सोरुबिसिन, इस प्रकार के मेडिसिन ये कॉम्बिनेशन करके साथ में दिया जाता है। जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड है तो इसके साथ में फिर
फ्लोरोयूरासिल और डॉक्सोरूबिशिन मेडिसिन साथ में दी जाती है। इस प्रकार की रेडियोथेरेपी के कीमोथेरेपी में ये मेडिसिन और भी इसके अलावा मेडिसिन यूज़ की जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी में जो ऐसे ब्रेस्ट कैंसर जिनमें रिसेप्टर प्रोटीन्स के हाई लेवल पाए जाते हैं, इनके उपचार हेतु हार्मोनल थेरेपी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रिसेप्टर प्रोटीन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिकोस्टेरॉइड तथा एस्ट्रोजन को बाइंड भी करने में ये सक्षम होते हैं, तो इसमें हार्मोनल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।